उत्तर प्रदेश गोंडा डिस्ट्रिक्ट का एक नगर मनकापुर। नमस्कार। हाय। मेरा नाम मनीष शर्मा है। और ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल के बारे में। सॉरी, ये रिव्यू वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। सब कुछ कवर करने के चक्कर में अप्रॉक्सीमेटली 42-45 मिनट्स के अंदर जा रहा है। तो आप ऐसे इंडेक्स में, स्टार्टिंग में इंडेक्स है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कैटेगरी वाइज मिनट सेकंड्स ऐड कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर मिनट सेकंड पे जाके आप पर्टिकुलर कैटेगरी का देख सकते हैं। और इस पूरे वीडियो में मैंने मेन फीचर वर्ड का ज़्यादा यूज़ किया है, तो मेन फीचर को आप फीचर की तरह वर्ड के कंसिडर करिएगा। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ इफेक्ट डाले हैं ताकि आप बोर ना हो, तो उसको अदर वे मत लीजिए, ये सब ओनली फॉर योर एंटरटेनमेंट है। और मेरे साथ है मेरे भांजे किशन शर्मा। देख सकते हैं आप। तो हम दोनों की कोशिश रहेगी कि आज जो वीडियो हम बनाए उसमें गन मेटल ग्रे के बारे में पूरा हम कवर करें। जितने भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए एक नई गाड़ी परचेज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रॉयल इनफील्ड के लुक के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा गन मेटल ग्रे है, क्लासिक 350। अ, जो कि मैंने जस्ट अभी 1 मंथ पहले, 1 मंथ नहीं 20 डेज पहले परचेज किया है। और नॉर्मली इसका जो वेटिंग टाइम था वो सारी सिटी में मैंने डिफरेंट डिफरेंट बैंगलोर में, लखनऊ में और कई जगह परचेज मैंने करने के लिए पता किया, इंक्वायरी। तो 4 मंथ्स, 5 मंथ, किसी का 6 मंथ जा रहा था। बट अल्टीमेटली मैंने गोंडा में स्टाइल एंड पैशन से कांटेक्ट किया। तो डिसाइड की नहीं, उन्होंने कहा कि आप मुझे ट्रस्ट करिए और विद इन अ 1 मंथ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। खैर, उन्होंने ट्रस्ट को बरकरार रखा और मुझे 1 मंथ के अंदर उन्होंने अवेलेबल करा दिया। तो थैंक्स स्टाइल एंड पैशन गोंडा को कि 1 मंथ के अंदर उन्होंने जो मेरी ड्रीम बाइक थी रॉयल इनफील्ड, और स्पेशली द गन मेटल ग्रे को उन्होंने अवेलेबल करा दिया, जो कि इतना वेटिंग पीरियड था बाकी सिटीज़ में। अ, इस रॉयल इनफील्ड क्लासिक गन मेटल ग्रे का कुछ फीचर्स, ऑलमोस्ट तो सारे फीचर्स सब एक जैसे ही हैं। जो नए फीचर ऐड किया है उन्होंने वो ऐड किया है इसका कलर। जैसा कि देख सकते हैं कलर है वो मैट फिनिशिंग में है। गन मेटल मींस ये बारूद कलर का है। जैसा बारूद होता है वैसा ये दिखता है। और बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं है, मतलब इसकी ग्लॉसी लुक नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा उसको आप साफ क्लीन करें और वो रिफ्लेक्ट करने लगे, ऐसा नहीं है। सोबर लुक है। और इसके साथ उन्होंने सबसे बेस्ट चीज ये दिया है, ये जो चॉकलेट ब्राउन का इन्होंने सीट दिया हुआ है, और देख सकते हैं अ, ये चॉकलेट ब्राउन का जो लेदर सीट है वो इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ जबरदस्त लुक आ रहा है। काफी औसम लुक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सीट प्लस जो कलर कॉम्बो है, ये इसको काफी इसके लुक को काफी इम्प्रूव कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। सेकंड चीज जो दी है उन्होंने वो है रियर में उन्होंने जो दे रखा है वो डिस्क ब्रेक। क्योंकि अभी तक के जितने मॉडल्स में है वो डिस्क ब्रेक नहीं आ रहे थे, केवल फ्रंट में डिस्क ब्रेक हुआ करते थे। तो उन्होंने इसमें डिस्क ब्रेक को ऐड किया हुआ है। तो ये थ्री थिंग्स जो कि है इसमें फीचर्स को ऐड किया गया है। और बाकी इसकी मैं स्टार्ट करता हूँ आगे, कुछ स्पेसिफिकेशन आगे फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ, डे बाय स्टार्ट बाई वन। जैसे कि देख सकते हैं दोनों टायर एमआरएफ के हैं। और ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, नॉर्मल टायर है। सो दैट मीन्स अगर किसी केस में अगर आपका पंचर होता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे इसको मेंटेन आप मैनेज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इतनी हैवी बाइक 182 केजी की बाइक अगर कहीं पंचर होती है तो कैरी करना, उसको मूवमेंट करना इधर से उधर बहुत टफ काम हो जाएगा। और अ, जो सबसे मेन फीचर मुझे रॉयल इनफील्ड का लगता है वो होता है इसका लैंप।
लैम्प मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ख़ासकर इसका जो डिज़ाइन है, नॉर्मली लोग कभी-कभी इसमें लैम्प उसका चेंज कर देते हैं, दूसरा डिज़ाइन लगा देते हैं। तो वो स्पेशली मुझे अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि जो बुलेट का लुक है, अगर एक्चुअल लुक आप वो ना रह जाए तो बुलेट का मीनिंग नहीं रह जाती। कहने का मतलब जैसे कि थंडरबर्ड है, थंडरबर्ड में भी इंजन सब कुछ 350 सीसी का है, कैलिबर परफॉर्मेंस सब कुछ उतना ही है, बट आप उसे बुलेट नहीं कहोगे। है बुलेट का इंजन, लेकिन बुलेट नहीं कहोगे। जब भी बुलेट आप बोलते हो, बुलेट कहते हो, तो हमेशा इमेजिन जो दिमाग में आती है, वो व्यू आता है इस तरह के व्यू को, कि उसका इंजन ऐसा होगा, उसकी बॉडी ऐसी होगी, उसका लैंप ऐसा होगा, स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज करा दिया और भले बुलेट का इंजन हो, तो वो बुलेट बुलेट नहीं लगता। दैट मीन्स कि अगर मर्सिडीज में जैसे कि आप नैनो में मर्सिडीज का इंजन लगा दीजिए, तो नैनो मर्सिडीज नहीं हो जाती। मर्सिडीज का अपना लुक है, परफॉर्मेंस बाद में आती है, फर्स्ट ऑफ लुक होना चाहिए। वो जैसा हम चाहते हैं, जैसा उसका नाम है, वैसा वो दिखना चाहिए। तो ये लैंप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसके ऊपर, तो मैं इसको चेंज नहीं कराने वाला। कोई ग्रिलिंग सिस्टम ऊपर नहीं लगाने वाला कि ग्रिल लगा के कलर बदला दूं, क्योंकि ये इसका सोबर लुक है, वो इसके लुक के साथ छेड़छाड़ी करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। अ, दूसरा आप देख सकते हैं, इसका जो डैशबोर्ड आगे का, आप बाइक का डैशबोर्ड ही बोल सकते हैं। इसमें एम्पियर मीटर दिया हुआ है, और एम्पियर मीटर के साथ साथ इसमें स्पीडोमीटर दिया हुआ है, और इग्निशन ऑन ऑफ का दिया हुआ है। तो इसमें फ्यूल आपको नहीं मिलेगा, फ्यूल मीटर नहीं है। फ्यूल मीटर ना होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको थोड़ा अंदाज़ा नहीं होगा कि किस समय अ, हमारी गाड़ी के पेट्रोल की स्टेटस क्या है। एक ही चीज़ है जो आप पता कर सकते हैं स्टेटस, वो है इसका रिजर्व में और मेन में लगना। तो अगर गाड़ी रिजर्व में है, तो दैट मीन्स आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी में 2.5 से लेके 3.5 और 3 के 0.2 के अप्रॉक्स पेट्रोल है। दैट मीन्स कि आप 40 60 80, ये कह सकते हैं 60 to 80 के किलोमीटर के बीच में आप ड्राइव कर सकते हैं। आप ढूंढ सकते हैं कोई नियरेस्ट पेट्रोल पंप और फिल कर सकते हैं। और तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है फ्यूल का, अगर फ्यूल मीटर नहीं है तो। ओनली आपको मैनेज आना चाहिए कि हाँ, रिजर्व में गाड़ी आई तो आप जस्ट उसको फिल कराएं, अपने दिमाग में रखें। दूसरा, आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा कि इसमें इन्होंने दो बैक मिरर दे रखे हैं व्यू के लिए। सो मिरर काफ़ी ठीक है, नॉर्मल अट्रैक्टिव लुक है। द ओनली प्रॉब्लम इज, जब आप इसको गाड़ी को राइड करते हैं तो ये वाइब्रेट करती है, इसको शेक करती है। उस केस में आपको पीछे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट दिखेंगे कि पीछे से क्या चीज़ आ रही है, बट किसी का फेस आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एक्सलेट करेंगे उतनी ज़्यादा ये मूवमेंट करती है। तो मूवमेंट की वजह से थोड़ी सी इसमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होती है, विजिबिलिटी उतनी नहीं रहती है। और ये है इसका पेट्रोल टैंक, सोवर लुक है, फिनिशिंग अच्छी है, और लुक अच्छा आ रहा है इसका। इसकी कैपेसिटी होती है 13.5 लीटर, और रिजर्व में जाके 2.5 से 3 लीटर के बीच में होती है। और इन्होंने नया एडिशन किया है इसके अंदर कि अगर आप पेट्रोल फुल करके चलते हैं, तो गाड़ी में जो पेट्रोल है टैंक से वो छलकेगा नहीं, वो मैनेज होगा। कुछ इन्होंने कुछ एडिशन किया है इसके अंदर, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता, बट ये उन्होंने फीचर बताया है कि गाड़ी को आप फिल, अगर पेट्रोल फिल करा के भी चलते हैं तो कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इस साइड से मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी गाड़ी का इंजन कैसा है। इंजन के बारे में बताना चाहूँगा कि गाड़ी का इंजन सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड इंजन है। देख सकते हैं ट्विन स्पार्क यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ट्विन स्पार्क का मतलब होता है कि इस इंजन में दो स्पार्किंग प्लग दिए हुए हैं। दो स्पार्किंग प्लग देने का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली इसकी हिस्ट्री ये है, हिस्ट्री इसमें नहीं है, एक जो वाइडली यूज होता है वो होता है एयरक्राफ्ट में, इसको यूज किया जाता है इस तरह की लॉजिक्स को, कि इंजन के अंदर मल्टीपल स्पार्क प्लग होने से क्या होता है, अगर इन केस अगर एक स्पार्क प्लग फेल होता है तो दूसरा कंटिन्यू रखता है। तो इस केस में पॉसिबिलिटी इमरजेंसी की कम हो जाती है। यहाँ पे लाने का ये फीचर है ट्विन स्पार्क को कि ये फ्यूल और एयर का मिक्सचर को बहुत ज़्यादा बर्न करता है।
जिससे जो फ्यूल इफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, माइलेज बढ़ जाती है, पावर ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 स्पार्क होने से पूरी तरह से ये फ्यूल को कंज्यूम करता है। तो ये बहुत बेस्ट फीचर है जो कि इसकी पावर को, इफिशिएंसी और फ्यूल माइलेज को बढ़ाता है। तो ट्विन स्पार्क का मतलब यही हुआ टेक्निकली, या बाकी आप गूगल कर सकते हैं। और दूसरा इसकी मैं हेडलाइट के बारे में बताना चाहूँगा। हेडलाइट आप देख सकते हैं इसकी अभी ये लो बीम पे है। अभी इवनिंग का टाइम है नहीं है, अभी 2 o'clock समथिंग 3 o'clock हो रहा है। तो ये हाई बीम लो बीम है। बाकी नेक्स्ट मैं ये दिखाऊंगा कि इसके जस्ट बाद की मैंने कुछ वीडियोस कुछ डेज बिफोर मैंने एक जंगल से मैं जा रहा था, तो काफ़ी नाइट था, जिसमें चारों ओर काफ़ी फॉरेस्ट थे, बीच से मेन रोड था और उसके चारों तरफ डार्क था। तो मैंने हाई बीम और लो बीम करके मैंने अपने एक रिव्यू वीडियो तैयार किया था, जिसमें ये पता चल जाता है कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डार्क हो, फॉरेस्ट जैसा एरिया हो, तो कैसा दिखेगा, कितनी विजिबिलिटी होगी, इसकी लाइट कितनी डेप्थ, कितनी दूर तक जाती है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको विलेज, आपको इस तरह के एरियाज में पता चल गया कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो सिटी में जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रीट लाइट होते हैं या बाकी और भी लाइटें आसपास होती हैं, तो कितनी इफिशिएंसी रहेगा। तो नेक्स्ट क्लिप में इसके बाद रखूँगा। जो इंजन का कंप्रेशन रेशियो है वो 8.5.1 है। 8.5.1 का मतलब होता है टेक्निकली, इसमें जब पिस्टन इंजन के अप एंड डाउन करता है तो उसके बीच में कितना वैल्यूम स्पेस बचता है क्या नहीं है, ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा ये बता सकता हूँ कि हाँ, इस कंप्रेशन रेशियो का ये फ़ायदा है कि जैसे बचपन से मुझे ये रॉयल इनफील्ड का बहुत क्रेज़ था। तो मैं हमेशा सुनता आया था कि नहीं, इसको सब लोग नहीं चला सकते, काफ़ी बॉडी हाइट होनी चाहिए, उसको चलाने के लिए काफ़ी पावर होना चाहिए और इसको संभाल नहीं सकते। दूसरा, इसका किक अगर आपने ठीक से नहीं मारा तो बैक फायर करती है, आप इंजर्ड हो सकते हैं, चोट लग सकती है। तो कंप्रेशन रेशियो ने इस मॉडल में ये ऐड होने का मतलब, इस नॉट इस मॉडल, ये रॉयल फील्ड के मॉडल में मेरे ख्याल से आ चुका है कि किक को अगर स्मूथली भी आप हिट करते हैं तो ये बैकफायर नहीं करेगी, इतनी बैकफायर ऐसा नहीं करेगी कि आपको चोट लग जाए या आपका पैर बिल्कुल बाहर की तरफ फेंक दे, बहुत नॉर्मल होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे दिखता है अगर आप हल्की सी भी किक मारते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि इसमें अगर आपका एक नॉर्मल किक के साथ ये कंप्रेशन रेशियो कैसे वर्क करता है। अ, देखिए, आप बहुत ही हल्के से किक का यूज़ होता है, गाड़ी बिल्कुल देख सकते हैं स्टार्ट हो गई। सो दैट मीन बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा देखें, बट इतना एम्पियर मीटर को आप हमेशा देख लें कि एम्पियर मीटर किस पोजीशन में है। नॉर्मली स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। जब स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाने का मतलब सीधा है, तो आप गाड़ी को इग्निशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें मॉर्निंग टाइम में, तो जब भी गाड़ी मॉर्निंग टाइम में निकालें, तो नॉर्मली क्या है कि अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का टेम्परेचर 5 to 10 के बीच में है, देख सकते हैं मैंने इस तरह से पहना हुआ है, तो काफ़ी ठंडक है। तो ठंडक की वजह से क्या होता है, गाड़ी जब मॉर्निंग निकालते हैं तो काफ़ी घना फॉग होने की वजह से और बहुत ही जो हवा है इस समय वो बिल्कुल बर्फीला है। तो गाड़ी की ये पोजीशन हो जाती है कि वो एक बार में सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है। तो इस केस में आप 2-3 बार किक का यूज़ करें। नॉर्मली फर्स्ट टाइम लोगों का कहना होता है, मैंने भी सुना है कि टेक्निकली आप जब भी फर्स्ट टाइम गाड़ी को चलाएं तो 2-3 बार किक से उसको वार्म अप कर लें या किक से ही स्टार्ट करें, बाकी टाइम आप अपना किक सॉरी सेल्फ का यूज़ करें। तो ठंडी की वजह से ये हो रहा है कि गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती, तो आप किक का यूज़ करें, अदरवाइज बिना एक्सीलेटर लेते हुए सेल्फ का यूज़ करें और गाड़ी को थोड़ी देर वार्म होने दें, थोड़ी देर वो अपने आप ही। क्योंकि मैंने इसमें ये देखा है कि अगर मैं एक्सीलेटर लेकर अगर इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो स्टार्ट नहीं होती है। विदाउट एक्सीलेटर अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया, सेल्फ को दबाया बटन, तो वो स्टार्ट अपना हो जाती है।
तो ये काम करेगा मे बी। तो आप उसको वार्म होने दीजिए, थोड़ी देर वार्म होने, 1 मिनट, हाफ एन मिनट वार्म होने के बाद फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ठंडी में चाहे जहाँ ले जाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ये बुलेट है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि अभी टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी डाउन है। क्योंकि लेकिन अभी ये गाड़ी यहाँ से स्विच होके बैंगलोर जाएगी, तो बैंगलोर का टेम्परेचर तो बहुत कूल रहता है, बहुत नॉर्मल है। तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ऐसी प्रॉब्लम वहाँ आ सकती है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक एरिया है। खैर, बहुत ज़्यादा बर्फीली एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इतना नहीं है, बट टेम्परेचर फिर भी यहाँ पे 5 to 10 के बीच में जाता है। तो ठंडक से मुझे याद आया कि थोड़ा सा टी का ज़रूरत है, टी ब्रेक होना चाहिए। तो जस्ट ब्रेक नहीं लेते, टी मैं यूज़ करता हूँ और टी के साथ ही आपको रिव्यू देता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चाय के साथ नेक्स्ट रिव्यू। तो एक स्टोरी सुनाऊंगा, थोड़ी देर तब तक चाय चल रहा है, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी क्या है, जैसे कि बचपन से मुझे रॉयल इनफील्ड के बारे में क्रेज़ था कि मुझे रॉयल इनफील्ड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मैं आसपास जब भी नियरेस्ट में किसी को देखता था, क्योंकि इस ज़माने में और मेरे सिटी में मेरे ख्याल से एक ही लोग, दो लोग के पास बुलेट थी। और लुक अच्छा लगता था बुलेट की, मुझे आवाज़ अच्छी लगती थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये गाड़ी अच्छी है। बट उस समय मैं, क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, मेरी उतनी हाइट भी नहीं थी, मैं उतना छोटा था कि मुझे मैं खुद से उसको ड्राइव नहीं कर सकता था। इवन जो उस समय लोगों ने मेरे दिमाग में बिठा दिया कि रॉयल एनफील्ड हैवी होती है, उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते, अब स्टार्ट नहीं कर सकते, वो काफ़ी समय तक मेरे दिमाग में था। इवन मुझे कई दो दो साल पहले भी मुझे बुलेट मिलता भी था, तो मैं उसको ड्राइव नहीं करता, मैंने कहा छोड़ो यार, बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे लगता था अरे नहीं नहीं, ये कैसे चला पाऊंगा, नहीं चल पाएगी। हालांकि ये लगता है थोड़ा फनी कि हाँ इतना ज़्यादा क्या, बट था उस समय दिमाग में इतना ही था। तो फिर मैंने कई सारे लोगों को देखा जो काफ़ी मुझसे हाइट में थे, बहुत ही पतले दुबले, छोटे से, वो ज़बरदस्त गाड़ियाँ चलाते थे। मैं अभी 2 साल पहले मेरे कॉलेज में जब मैं था, कॉलेज में जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च से याद आया कि मैं एक रिसर्चर रह चुका हूँ। तो आप लोगों को जो भी इस समय इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सारी रिसर्च के बाद ही मिल रही है। तो एटलीस्ट आप ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया, रिव्यूज़ देखे, कई लोगों के वीडियोस देखे, इंक्वायरी की मैंने कई सारे रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, इवन कस्टमर केयर में, और फिर मैंने जाके अपना अपना डेटा लॉग बनाया, ताकि परफेक्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो कॉलेज में एक दिन मेरा एक फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि आज मैं तुझको पिक करूँगा। तो वो, उसकी हाइट इतनी होगी अप्रॉक्स। तो दूसरे दिन मॉर्निंग वो जब आता है, तो मैं देखता हूँ वो रॉयल इनफील्ड क्लासिक के साथ आ रहा है। मैं सरप्राइज रह जाता हूँ कि अरे इसकी हाइट तो बिल्कुल इतनी छोटा सा है, हाइट कम है बिल्कुल, वेट भी बिल्कुल है, उसके पैर ठीक से पहुँचते नहीं थे, एक समय में या तो इधर जाता था या तो उधर जाता था। बट एनीवे वो, मैंने कहा यार, वो बोला कि नहीं पीछे बैठो, मैंने कहा भाई डाउट है तुम्हारे, कैसे? कह रहा है अरे भाई बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो भाई, ट्रस्ट करते हैं तुम्हारे ऊपर। और बिलीव नहीं मानेंगे कि आप, जब मैं उसके साथ बाइक पे बैठा, तो उसने जो भरी रोड में 80-90 की स्पीड से चलाना स्टार्ट किया। मैंने कहा ये बंदा है क्या, ये तो इसके पैर नहीं पहुंच रहे, ये तो छोटा सा भी है, और इसकी ड्राइविंग इतनी ज़बरदस्त है। तो मुझे समझ में आया कि ओवरऑल ये मामला है कॉन्फिडेंस का। तो कॉन्फिडेंस का मतलब एग्जैक्टली यही की है आपको रॉयल एनफील्ड चलाने के लिए। अगर आप पैशनेट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप रॉयल एनफील्ड चलानी है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपकी हाइट क्या है। आप छोटे हैं, हाइट आपकी 5 फुट 7 है, 8 है, 9 है, या 5 फुट 2 है, 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बैलेंस करना चाहिए। ये गाड़ी आप कॉन्फिडेंट है, चला सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, आप पैशनेट है कि आपको लगे कि हाँ हमको गाड़ी चलानी है, तो आप चला सकते हैं। जैसे कि मेरी 5.7 है, तो मैं भी सोचता रहता था कि अरे नहीं, मुझे चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट खैर वैसा नहीं है। जब मैंने इसको गाड़ी है अराउंड आज तक 500 किलोमीटर चल चुकी है। 500 किलोमीटर सफिशिएंट डेटा होता है, एक्सपीरियंस होता है अपने रिव्यू को बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से
अ, मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है 500 किलोमीटर के अकॉर्डिंग कि मैं ये बता सकूं कि गाड़ी बिहेव कैसे करती है। दूसरा, गाड़ी को थोड़ा सा बस दिक्कत होती है। गाड़ी को जब गाड़ी कभी कहीं खड़ा करते हैं, कहीं डाउन साइड में खड़ी होती है या कहीं अप साइड आपको उठाना होता है, लिफ्ट करने में आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को वहां पे आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। ओवरऑल चलाने में इसको कोई स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है। ये बाकी नॉर्मल गाड़ियों से बहुत स्मूथ चलती है। नॉर्मल गाड़ियों का मतलब बाकी जितने भी स्पोर्ट्स बाइक है नॉर्मल है उतनी ही हल्की चलती है। बाकी इसमें कोई अलग सा बर्डन नहीं है। केवल आपको, हाँ, बस आपको ये टेक्निकली देखना होता है कि आप जहां भी खड़ा करें गाड़ी, कहीं ले जा रहे हैं, कहीं पार्क कर रहे हैं, तो पार्क करते समय आप ये देख लें कि गाड़ी बहुत ज्यादा ढलान पे नहीं है या बहुत ज्यादा उसमें अप एंड डाउन तो नहीं है। एक तरफ सरफेस है, दूसरी तरफ बहुत सरफेस नहीं है, या बहुत ज्यादा गड्ढा तो नहीं है, ताकि ऐसा डिसबैलेंस हो तो आप पैर से मैनेज ना कर पाए और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर सकती है। उस केस में इतनी दिक्कत होती है। तो ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है इस बुलेट को चलाने के लिए। बाकी आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी हाइट कम है थिन, क्योंकि बहुत सारे रिव्यू मैंने देखे जिसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मेरी हाइट कम है, मेरी उतनी बॉडी नहीं है, थिन है, मेरा वेट कम है। कुछ भी मतलब नहीं होता। आपको अगर आपने सोच लिया है कि मुझे रॉयल इनफील्ड चलाना है तो चलाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतने टेक्निकली ध्यान रखिए, गाड़ी पार्क करते समय, गाड़ी कहीं बैलेंस करते समय, आप इसको स्टैंड पे खड़ा करते समय थोड़ी सी आपको बैलेंस करने की जरूरत है। वो धीरे धीरे आ जाता है। जब भी आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अपने आप ये गाड़ी बहुत स्मूथ लगेगी लगेगी हाँ, इसमें कुछ नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ये बॉडी होती है ऐसी है कि जितना वेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेती है कि हाँ, इसको कैसे बैलेंस करना है। अ, गाड़ी के सबसे मेन फीचर इसका जो है वो इसका सस्पेंशन है। सस्पेंशन इसका ज़बरदस्त है। मैंने इसके ज़्यादातर अभी हाईवेज पे कम, बट गांव के रोड पे चलाया है ज़्यादा। गांव का रोड का मतलब समझ सकते हैं कि ईंटे के रोड, कहीं ईंटें बिल्कुल नहीं है, कहीं रोड है अप एंड डाउन है, गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी जर्क है, अप एंड डाउन है। और बिलीव नहीं मानेंगे आप, जो इस पे बैठने के बाद जब चलाते हैं तो लगता है कि आप बहुत ही किसी ऐसी चीज़ पे बैठे हैं। जैसे कि नॉर्मल बजाज वालों ने सब लोग बोलते हैं हाथी मत पालो, तो एग्जैक्टली हाथी की तरह ही है। आप बैठने के बाद आपको बिलीव होगा कि हाँ, आप किसी ऐसी चीज पे बैठे हैं, एक किंग की तरह फील आएगी आपको। For years, we've marched as one. We've stuck to. बजाज डोमिनर वालों ने पूरा ऐड दिखाया नहीं, देखिए उसके बाद क्या होता है। Oh, no, 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 no. इसको आप स्पोर्ट बाइक की तरह कंसीडर मत करिए, क्योंकि ये स्पोर्ट बाइक नहीं है, ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी आप संभालिए। एक पुरानी चीज़ है जो कि बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे पापा दादा कई सारे रिलेटिव वाले इसको उनसे नाम सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने चलाया ये ऐसे भी। तो इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इसकी अपनी एक वैल्यू है। तो इसको आप सोचिए कि ये स्पोर्ट बाइक बन जाए, हवा में उड़ जाए और आप इसको यूं कट करें, नहीं, आप कट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप चलाइए शान से। हाथी मत पालो, क्योंकि ये हाथी है, जिसको हाथी चलाना है वही चला सकता है। और हाथी ना पालने का मतलब और पालने का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई, जिसको हाथी पालना है हाथी पाले, जिसको कुत्ता पालना है, बिल्ली पालना है, मुर्गी पालना है, साला मुर्गी पाले। और जो जो रास्ते हैं वो इस सस्पेंशन की वजह से बिल्कुल पता नहीं चलते, क्योंकि इसके टायर का रेडियस इतना ज़्यादा है कि ये छोटी मोटी चीज़ों को तो पता ही भी नहीं चलता। इवन आप कहीं एक जैसे रोड के किनारे हैं, रोड किनारे से सडनली रोड के ऊपर चलते हैं जिसमें थोड़ा सा गैप है, तो इस गैप की इस, इस रेडियस की वजह से, इतना टायर का रेडियस ज़्यादा है, वो पता भी नहीं चलता कि कब चढ़ गई। नॉर्मली क्या होता है, अगर छोटे पहिए वाली गाड़ी है जैसे स्कूटी हुई या और, तो वो स्लिप कर जाते हैं। तो ऐसी चांसेस इसमें नहीं है। बाकी सस्पेंशन इसका अच्छा है, आप कई किलोमीटर चला सकते हैं। हाईवे पे तो बात ही नहीं है, आप किसी वैसे रोड पे चला सकते हैं जहाँ पे उसकी सरफेस सही नहीं है, अप एंड डाउन है, कंक्रीट का है, ईंटे का बना हुआ है, पथरीली है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही स्मूथ है, आरामदायक है। बाकी इसमें कुछ एडिशन फीचर नहीं है, सारी गार्ड वैसा ही है एग्जैक्टली। टेल लाइट आप देख सकते हैं, टेल लाइट बाकी गाड़ियों की तरह ही है। इंडिकेटर ऐसा ही है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा कि बाकी सारे में है।
तो केवल इन्होंने ब्रांड में इन्होंने चेंजेस कर रखे हैं। स्टिकर्स इसके डिफरेंट कलर हैं अकॉर्डिंग टू सिल्वर, जैसा कि इसका कॉम्बिनेशन है गन मेटल का, उसके ऊपर दिया हुआ है। और इसका मेन फीचर इसका है साइलेंसर, जो कंपनी से मेड होकर साइलेंसर आती है, अ, उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस नहीं होती, कानों के लिए बहुत स्मूथ है। और दूसरा जो आरटीओ का रूल है कि आपकी गाड़ी की जो वॉइस है, वो साइलेंसर की वॉइस है, वो 80 dB के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट किया है, काफ़ी नॉर्मल वॉइस है, बहुत ही सिंक के साथ, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ नहीं, कानों को परेशान नहीं करती। कुछ भी एक्सीलेट करने पर कुछ नहीं, बहुत आराम से ये गाड़ी परफॉर्म कर रही है। मेरे पास एक ऐप है, इस ऐप में ये दिख जाता है कि गाड़ी का जो इस समय साइलेंसर की वॉइस है वो कितने डीबी तक जा रही है। तो मैं उसको दिखाऊंगा, देख सकते हैं इसकी गाड़ी की आवाज़। हाई स्पीड करने पर भी 80 dB क्रॉस नहीं कर पा रहा है, हाई स्पीड मतलब एक्सीलेटर लेने पर भी। साइलेंसर मुझे भी चेंज कराना है, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही स्मूथ है। थोड़ा उतना नहीं है जितना कि आप थोड़ा सा आप एक्सीलेटर लें और काफ़ी थोड़ा सा बास आए, जैसे कि होना चाहिए, नॉर्मल लोग करते हैं। बट रॉयल इनफील्ड वालों ने कहा है, शोरूम वालों ने, कि अगर अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो मैं एटलीस्ट वेट कर रहा हूँ कि एक दो सर्विसिंग में वेट कर लूँ, उसके बाद इसका साइलेंसर मैं थोड़ा सा इनहेंस करता हूँ, जिसमें कि थोड़ी सी आवाज़ हो। इसके दूसरा इसका जो हॉर्न है, वो भी हॉर्न उतना इफिशियंस नहीं है, तो थोड़ा सा हॉर्न में भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, कि आप थोड़ा सा सॉलिड लगाना चाहेंगे, जिससे थोड़ी सी इसकी आवाज़ मोटी हो, थोड़ी सी सॉलिड आवाज़ निकले, एज अ बुलेट की तरह। जितना कि इसका वेट है, जितना इसका लुक है, उसकी तरह आवाज़ भी इसकी होनी चाहिए। तो वो दो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। हॉर्न स्पेशली, साइलेंसर आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पसंद करते हैं। आपको हैवी वॉइस चाहिए, या जो कंपनी से लेके आते हैं, कंपनी से जो स्टैंडर्ड है, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, ये BS4 है, BS4 स्टैंडर्ड है, दैट मीन्स कि आप जब भी इसको ऑन करते हैं, इसकी लाइट जलती मिलेगी, तो आप इसको ऑफ करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। और खैर, इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट है, आप यहाँ चाहें तो आप अ, अपने मॉडिफाइड करवा के यहाँ पे स्विच दे सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी आरटीओ का रूल है, तो मे भी कल को कोई रूल आ जाए जिससे कि कंपनी ये कहे कि आरटीओ वाले ये कहें कि आपकी लाइट BS4 कंप्लाइंस में लाइट नहीं जल रही है, तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा चालान भरना पड़ जाए। खैर कि दोनों टायर में इन्होंने फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जैसे मैंने बताया था कि हाँ, अ, आगे भी फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है, और रियर में भी डिस्क ब्रेक है। इन्होंने रियर ब्रेक इस मॉडल में ऐड किया हुआ है। जब भी आप इस ब्रेक को लगाते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर स्पीड में है तो दोनों ब्रेक का आप फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक का साथ में यूज़ करिए। जैसे कि जितना भी, अगर आप राइडर हैं, अगर पुराने गाड़ी चलाने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ, कैसे आपको यूज़ करना होता है। बस इतनी इसकी खासियत है कि अगर आप जब भी यूज़ करते हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा जर्क नहीं करती, बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड से नहीं रुकती, ताकि गाड़ी फिसले ना, ऐसे कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में भी देखा है, 70 की स्पीड में लाके ब्रेक किया, तो बहुत ही स्पीड, जैसे ड्रम ब्रेक यूज़ करता है, बस उससे जो ज़्यादा पावरफुल है, बहुत आराम से रुकती है। ऐसा नहीं कि सडनली वहीं रुक गई और गाड़ी फिसल गई, ऐसा सिचुएशन नहीं है। दूसरा, रॉयल इनफील्ड की खासियत यह है कि इसका हर एक पार्ट आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप सीट हटाना चाहें, सीट हटा सकते हैं, एक एक पार्ट इसका चेंज हो सकता है। तो अगर आप अ, इसका एलॉय व्हील, आप इससे एलॉय व्हील लगाना चाहते हैं, एलॉय व्हील लगा सकते हैं। आप इसका ट्यूबलेस करना चाह रहे हैं, आप ट्यूबलेस करना चाह रहे हैं, साइलेंसर चेंज करना चाह रहे हैं, साइलेंसर चेंज करा सकते हैं। क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे लेने के पीछे क्या रीज़न है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन थी इस कलर को लेने में। इस कलर से लेने से पहले मैंने चूज़ किया था क्लासिक 350, बट उसकी जो
टैंक है वो ग्रीन कलर का था और फुल बॉडी ब्लैक कलर की थी। पर लेने से जस्ट 1 डे बिफोर मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे ये कलर दिखा। ये कलर मैंने अपने दोस्तों को दिखाया, मैंने काफ़ी अपने घर वालों को कंसल्ट किया, खुद से देखा, रिव्यू देखे, कई सारे शोरूम विजिट किए। मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा। तो ओनली कंफ्यूजन हो रहा था कि वो जो फोटो उन्होंने अपनी रॉयल इनफील्ड के वेबसाइट पे डाली हुई थी, जो मुझे गूगल के इमेजेस में मिल रही थी, वो कलर वेरिएशन थी। कलर वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं अपनी नेकेड आई से, अपने सामने फ्रंट से देख रहे हैं, उसमें कलर दूसरा होता है। फोटो खींचने पे अगर फ्लश है तो डिफरेंट आएगा, लाइटिंग ज्यादा है तो डिफरेंट है, थोड़ी डिम लाइट है, इवनिंग का टाइम है तो डिफरेंट है। अ, तो मैं इसके बाद आपको कई सारी फोटोज दिखाऊंगा, कई सारी वीडियोस होंगी जिसमें आपको डे का सीजन का, डे टाइम का मिलेगा फोटो, इवनिंग की है, कुछ नाइट के हैं, कुछ शोरूम की है। तो ओवरऑल आपको कंक्लूजन पता चल जाएगा कि ये दिखता कैसे है। क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि एक्चुअल में ये दिखे कैसा, ये डार्क है, ये लाइट है, सिल्वर लुक है, क्या है। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी रिव्यू देखा, काफ़ी नेट पे सर्च करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, नहीं, ये बेस्ट कलर है। और जहाँ तक लोगों का रिव्यू है, ये बहुत अच्छा है, सबने कलर को अप्रिशिएट किया है। काफ़ी अच्छे कलर, इसको लुक अच्छा है, फील अच्छा है। बाकी रॉयल इनफील्ड के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्लासिक 350 के बारे में, क्योंकि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी वैल्यू कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि ये आज की तो है नहीं, ये 1901 की गाड़ियां हैं, तब से निकली हुई चीजें हैं। और इसने मार्केट में अपनी मोनोपोली है। अगर बुलेट का नाम आता है तो दैट मीन्स रॉयल इनफील्ड। ऐसे तो मार्केट में और भी गाड़ियां आ गई हैं बुलेट के नाम पे। तो बट रॉयल इनफील्ड का अपना लुक है, अपनी नाम है, अपना क्रेज है, मोनोपोली है। ऐसा नहीं है कि केवल नाम है। आप इसको जब चलाएंगे, आप इसकी जो फील करेंगे, आप इसका थर्स्ट, इसके जो इसके बीट आपको फील करेंगे अपने अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट है।
ਵੇਚਦਾ ਦੂਜਾ ਯਾਰੋ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ये बाइक चलने में कैसी होती है और व्यू कैसा आता है इसका, इसकी कुछ मैं फुटेज आपको दिखाऊंगा। ये सारी फुटेज मैंने करके रखा हुआ है। तो चलते हैं, कुछ फुटेज आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में गाड़ी दिखती कैसे है, चलती कैसे है और चलाने में कितना मज़ा आता है। तो चलिए मिलते हैं, कई सारे राइड्स आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के लुक कैसे कैसे है। ਨੱਕੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਹੇਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਪਊਏ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਯਾਰੋ ਬੋਲ तो ओवरऑल कंक्लूजन मैं बताना चाहूँगा एक बार फिर से कि अगर आप रॉयल इनफील्ड लेने की सोच रहे हैं तो इसको बाकी गाड़ियों से कंपेयर मत करिए, किसी भी स्पोर्ट गाड़ी से या किसी और चीज़ से कंपेयर मत करिए। अगर आपको रॉयल इनफील्ड लेनी है तो लेनी है, आप इसको ले डालिए। दो चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं कि आपकी सीसी कौन सी लेनी है, 350 की लेनी है या 500 सीसी की लेनी है, और दूसरा होता है कलर। 350 सीसी इटसेल्फ बहुत सफिशिएंट होती है क्योंकि इसकी पिकअप ज़बरदस्त है, 5 स्पीड गाड़ी है और 160 इसका जो किलोमीटर की स्पीड है मतलब मैक्स है। तो मेरे ख्याल से 350 सीसी इनफ है आपको अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए। 500 सीसी में लोग इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला के ले जानी है, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनमें कुछ कलर ऐसे आते हैं कि जो कि 350 में नहीं अवेलेबल है, जो कि गन मेटल ग्रे ओनली 350 सीसी में है और स्टील ब्लैक 500 सीसी में है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सीसी में है। तो अगर आपको किसी को स्टील ब्लैक चाहिए तो वो 350 नहीं आ रहा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो 500 सीसी लेगा। तो यहाँ पे सीसी आता है, इस तरह से आपको लोगों मतलब कवर करते हैं लोग कि हाँ मुझे 350 चाहिए या 500 चाहिए। बाकी ऐसा कोई मेरे ख्याल से आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि नहीं 500 मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे बहुत रेस लगानी है, मुझे पिकअप उसको उड़ा देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कलर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कलर मेरे ख्याल से क्योंकि मुझे ये गन मेटल ग्रे काफ़ी अच्छा लगा, इवन काफ़ी जितने भी लोग अभी मुझसे इंटरेक्ट हुए हैं सबको अच्छा लगा है। बट अपनी अपनी चॉइस है। बट आपने अगर आपका थोड़ा सा मूड बन रहा है कि हाँ ये ब्लैक ये कलर में जाना चाहिए तो इसमें फिर सोचने की ज़रूरत नहीं, आप ये कलर ले सकते हैं। स्टील ब्लैक इसका डिफरेंट है, बाकी और इसके बहुत सारे शेड हैं जैसे क्लासिक रेडिश है, इसमें ग्रीन है, रेड है, आपके स्काई ब्लू है। कलर टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसे चाहिए। दूसरा ये हेलमेट दिया है और रॉयल एनफील्ड ने जब भी गाड़ी मैंने परचेज़ किया उसके साथ में ये मिला हुआ है। लुक अच्छा है, मैट फिनिशिंग ये भी है। ब्लैक कलर मैंने लिया कि ब्लैक और सिल्वर के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा था। लास्ट में यही ऐड करना चाहूँगा कि
आराम से चलाइए, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट की तरह टर्न करके मत चलाइए, हाथियों की तरह ही चलाइए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड फेमस है कि हाथी मत पालो, हाथी हाथी। तो ठीक है, हाथी की चलाइए, आराम से चलाइए, अपने अकॉर्डिंग चलाइए, सेफ चलाइए, और हेलमेट का यूज़ करिए, क्योंकि बेवजह आपको काफ़ी सारे पैसे देने पड़ सकते हैं आरटीओ को। और अपनी सेफ साइड के लिए भी है कि अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हेलमेट का हमेशा यूज़ करें जब भी बाहर निकलें, जब भी कहीं राइडिंग पे जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, गाड़ी जब भी चलाएं। अगर आपके थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोशिश करिए कि हेलमेट का यूज़ हमेशा करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपकी फैमिली और बाकी लोगों के लिए भी है। तो मेरे ख्याल से अ, आज का रिव्यू काफ़ी रहा है, क्योंकि मैंने कितने सारे रिव्यू देखे, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी एक्सपीरियंस आपको शायद शेयर करना चाहिए कि मैंने जितना भी अब तक का रिव्यू देखा उसमें से मैंने क्या नॉलेज गेन किया, और जो रॉयल एनफील्ड मैंने अब परचेज़ किया और 480 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलाने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया वो शेयर करना चाहिए, ताकि अगर कोई नेक्स्ट व्यूअर इसको देखता है तो उसके लिए बहुत आसानी हो किसी भी पर्टिकुलर रॉयल एनफील्ड का मॉडल सेलेक्ट करने में, स्पेसिफिकेशन जानने में, कलर कॉम्बिनेशन जानने में, लुक वाइज जानने में, कैसा दिखता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये टोटल ऑनरशिप मेरा है, एक्सपीरियंस मैंने जो आपके साथ शेयर किया। कन्फ्यूज़न होती है, कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, पॉसिबिलिटी मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नक्शेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, नक्शेबाजी अपनी जगह है और सेफ्टी अपनी जगह है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। सेफ्टी के साथ नक्शेबाजी करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो मेरे तरफ से ये मेरा रिव्यू फिनिश होता है। बाकी आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, डिसलाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसलाइक की जगह अपना कमेंट मेंशन करिए तो मुझे पता चल जाएगा कि एटलीस्ट आपको अच्छा क्या नहीं लगा। क्या, थैंक यू।